हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो अभी तक हमने परावर्तन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें कर लिए थे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, अगर दर्पण कितनी लंबाई की दर्पण चाहिए अगर पूर्ण प्रतिबिंब बनता है बनाना है, या प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब क्या है, तो इसमें डायरेक्टली बताता हूँ मैं। अगर अगर दो दर्पण हैं, ठीक है, उनको अगर ऐसे किसी कोण पर बनाते हुए रखा जाए, मान लो कि ये पहला दर्पण है, ये पहला दर्पण है और ये हमारा दूसरा दर्पण है। ठीक है, इसको अगर मान लो कि कोई कोण थीटा अंश बनाते हुए रखा जाए और इसके सामने एक वस्तु रख दिया जाए, ठीक है, तो इस वस्तु की कितनी प्रतिबिंब बनेगी हमको वो बताना है। तो कैसे बनता है वो तो खैर जो भी हो, लेकिन इसका एक सूत्र होता है, प्रतिबिंब की संख्या। इसको बस ध्यान में रखना आप लोग। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे थीटा माइनस 1 हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 90 अंश में दोनों को रखा गया है तो यहाँ पे थीटा की जगह हम आप लोग क्या रख देंगे, 90 अंश माइनस 1 कर देना। तो ये कटा 9 एकम 9 9 चौक 36, 4 में 1 घटाएंगे तो 3। मतलब कि अगर दो दर्पण 90 अंश पर टिका हुआ है और उसके सामने कोई प्रतिबिंब या वस्तु रखा गया है, ठीक है, कोई वस्तु रखी गई है, तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। वैसे आप लोग अलग अलग कोण में अगर रखेंगे, थीटा का मान अलग अलग यहाँ पे चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से कितना कितना बनेगा वो हमको पता चल जाएगा। तो यही है। इसमें क्या होता है, जब दो दर्पण ऐसे हटा के रखते हैं तो इधर एक आभासी दर्पण बन जाता है ऐसे, और इधर भी नीचे की ओर एक आभासी दर्पण बन जाता है। तो इस आभासी दर्पण में भी यहाँ से जाएगा तो इधर बन जाएगा, तो इसका भी प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा इधर, और यहाँ से जाएगा तो इधर बन जाएगा, तो इसका भी प्रतिबिंब हमको इधर दिखाई देगा ऐसे। और इसका आभासी दर्पण इधर भी है तो इसका भी प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा, तो 1 2 3 बन जाता है ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग एंगल में रखेंगे, कोण में रखेंगे तो अलग अलग प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। तो यही चीज़ है, इसमें ध्यान में रखना, सूत्र बस क्या याद रखना, 360 बटे थीटा माइनस 1। और थीटा क्या है, दो दर्पण है उनके बीच का कोण है। वैसे ही अगर हम लोग कोई दो दर्पण है उसको अगर एक दूसरे के समांतर रख दें तो उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का जो कोण है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपवर्तनांक। तो ये टॉपिक आप लोग को ध्यान में रखना है। तो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पढ़ने से पहले हम लोग अपवर्तन जान लेते हैं। तो अपवर्तन क्या होता है, तो मान लो कि ये कोई दो माध्यम है, मान लो कि ये हवा है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है हमारा, मान लो कि कांच। तो जब भी कोई प्रकाश किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, मान लो कि हवा, हवा से कहाँ चला गया ये, और जहाँ से भी टकराएगी वहाँ पर एक अभिलंब बनता है, उसको भी ध्यान में रखना। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, हवा माध्यम से कांच माध्यम मान लो कि गई प्रकाश किरण, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है मतलब इसको जाना तो ऐसे चाहिए सीधा सीधा, लेकिन इधर मुड़ गई। ठीक है, फिर यहाँ पर वैसे हो गया, यहाँ पर गया सीधा सीधा जाना चाहिए, ऐसे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा इधर मुड़ जाता है ऐसे। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या गमन करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यही है अपवर्तन। तो अपवर्तन में ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, अपवर्तनांक पढ़ते हैं। अब प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, ज़्यादा अंतर तो रहता नहीं है, लेकिन अलग अलग माध्यम में अलग अलग इसकी चाल रहती है। अब ये जो झुकता है बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले तो ये क्या है उसको पहले देख लेते हैं। ये आने वाली किरण है तो आपतित किरण हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है, और ये हमारा अभिलंब तो जानते हो आप लोग। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बना वो क्या है, आपतन कोण। ठीक है, अब वो आपतन के पश्चात क्या हो गया, अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण क्या हो गया हमारा, अपवर्तित किरण हो गया।
तो अपवर्तित किरण क्या हो जाएगा यहाँ पे R, ये भी R रहता है। फिर यहाँ से अब यही जो किरण अगर फिर से यहाँ पे जाएगी, ठीक है, ये जो यहाँ पे अपवर्तित हुई ना, वो अगले माध्यम के लिए फिर से क्या बन जाएगा, फिर हवा में आ गया, कांच से हवा, ठीक है। तो हवा से कांच में आ जाएगा तो फिर से आपतित किरण बन जाएगी। इसका जो अपवर्तित किरण यहाँ पे आपतित किरण, और यहाँ से फिर से क्या बन जाएगा, ये अपवर्तित किरण बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ I1। चलिए अब आते हैं अपवर्तनांक में, ठीक है। अपवर्तन क्या है समझ आ गया, तो अपवर्तनांक में आते हैं। तो हमने देखा कि क्या है, जो प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग पदार्थों में या अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में मतलब कि जहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होता है, ठीक है। 1 सेकंड में इतना मीटर चले जाता है प्रकाश, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो अन्य किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल से क्या है, अधिक है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चाल क्या होती है, निर्वात में होती है प्रकाश की, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। वायु में जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात की तुलना में थोड़ी सी ही कम होती है। तो यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v है, ठीक है, और निर्वात में प्रकाश की चाल को अगर c मान लें, ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल व माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग, परम अपवर्तनांक या अपवर्तनांक खाली, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आपेक्षिक अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये सब क्या है, इसी का नाम है, ठीक है। तो परम अपवर्तनांक या अपेक्षिक अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या निर्वात में प्रकाश की चाल को मैं क्या बोला, c, माध्यम में प्रकाश की चाल v, तो c/v। इसको आप लोग याद रखेंगे इस सूत्र को, ठीक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। यहाँ जैसे कि बना, यदि पानी का जो परम अपवर्तनांक जो है वो 4/3 है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए पूछा है। तो पानी का जो अपवर्तनांक कितना दे दिया, 4/3 दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग को पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो पानी में प्रकाश की चाल वो पूछा है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या है, 4/3 माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटे पानी में प्रकाश की चाल हमको पता नहीं है, तो निकालना है, नीचे में लिख दिए, ठीक है। अब नीचे वाले का मान निकालना है, तो बाकी को इधर पक्षांतर कर, इसको इधर ला लेते हैं और इन दोनों को इधर पक्षांतर करते हैं। तो VW इधर चला जाएगा और 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, और ये 4 ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 3 × 10⁸ बटे 4 हो जाएगा। तो 3 × 9 × 10⁸ बटे 4 हो जाएगा। 9/4 करेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। तो पानी में प्रकाश की चाल कितना आ जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा बनेगा। तो कुछ पदार्थों के जो अपवर्तनांक हैं और आपेक्षिक घनत्व वो टेबल में दिया गया है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा रहता है, इसीलिए हीरा बहुत चमकता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही क्या रहेगा, वो चमकेगा, चमकीला पदार्थ रहता है। तो हीरा की अपवर्तनांक कितना है, 2.42। वैसे फ्लिंट कांच का 1.64, क्राउन कांच का 1.52, साधारण कांच का 1.50, पानी का 1.33 और बर्फ़ का 1.31 होता है। और इसके हिसाब से हम लोग इसके प्रकाश की चाल भी निकाल सकते हैं, जैसे अभी सूत्र से निकालें। एक होता है हमारा सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो इसमें पहले अगर 2 माध्यम है, ठीक है, अभी जैसे बताया ना, हवा से कांच या हवा से पानी जो भी चलता है, ठीक है, तो जब तुलना करना रहता है तब ये अपवर्तनांक का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, सापेक्षिक अपवर्तनांक। इसे प्रायः किससे दर्शाते हैं, 1μ2, इसको म्यू बोलते हैं, ऐसे जो रहता है ना उसको म्यू बोलते हैं, या n/1 से व्यक्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा, n/1 बराबर या 1μ2 बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, जो जैसे कि हवा से हमारा क्या आ गया, मान लो कि कांच में आ गया। तो पहला माध्यम क्या हो गया हमारा, हवा हो गया, दूसरा माध्यम कांच हो गया। तो हवा में पहला माध्यम हवा है तो हवा में प्रकाश की चाल बटे दूसरा माध्यम कांच है तो कांच में प्रकाश की चाल, जब ऐसे आ रहा है तो, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है। तो n/1 बराबर v1/v2।
पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 मान लिए, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अगर v2 है तो v1/v2 ये हो जाएगा। अब हम लोग अभी अभी एक सूत्र पढ़े हैं कि अब ये समीकरण 1 है, ठीक है, v1 और v2 इसको अगर हम लोग c से भाग दे दें ऊपर और नीचे को तो क्या हो जाएगा, ये v1/c आ जाएगा और ये c ऊपर चला जाएगा तो c/v2 आ जाएगा, ऐसा आएगा ना, बटे या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये नीचे वाला जो पलट करके इसके साथ गुना हो जाता है तो c/v2 आ जाएगा। अभी हम लोग पढ़े हैं इसे जस्ट पहले कि c/v बराबर क्या होता है हमारा, n होता है। c/v बराबर क्या होता है, n होता है। n मतलब अपवर्तनांक, जिस इससे पहले अपवर्तनांक पढ़े वो होता है। तो यहाँ c/v2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। और इसी को मैं अगर उलट दूँ तो v/c बराबर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो v/c के जगह में क्या आ जाएगा, 1/n1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ भी 1 और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। तो c/v2 बराबर क्या हो जाएगा, n2। और इसको अगर उलट दिए तो ये n1 1/n1 हो जाएगा। v1/c बराबर क्या हो जाएगा, 1/n1। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n2/n1। मतलब कि सापेक्षिक अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, द्वितीय माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक बटे प्रथम माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक, ये भी रहता है। तो ये सूत्र भी आप लोग याद रखेंगे। ये दो सूत्र मिल गया हमको, एक तो ये वाला कि सापेक्षिक अपवर्तनांक, ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, दूसरे माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपेक्षिक अपवर्तनांक, या फिर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल, ऐसे रहेगा। तो एक न्यूमेरिकल भी बना हुआ है तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग कि यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो सापेक्षिक जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये पूछे हैं तो जिसके सापेक्ष भी पूछे रहेगा, ठीक है, वो हमेशा नीचे रहेगा और जिसका भी अपवर्तनांक पूछे रहेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो यहाँ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है तो नीचे में देखिए पानी का है, जल का है और ऊपर में कांच का है, तो ऐसा रहेगा। वैसे ही अगर कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा तो कांच का नीचे रहेगा और जल का ऊपर रहेगा, ऐसा। तो अगर हम लोग दोनों के जो अपवर्तनांक है सापेक्षिक अपवर्तनांक को आपस में अगर गुना कर देंगे तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको भी ध्यान रखना। मतलब कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक गुणित माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। या दोनों जो माध्यम का सापेक्षिक अपवर्तनांक वो क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको भी याद में रखना आप लोग। निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान है वो हमेशा क्या रहता है, 1 से अधिक रहता है, क्योंकि प्रकाश की निर्वात में जो चाल है वो सदैव अन्य माध्यम से ज़्यादा रहती है, अधिक रहती है, इसलिए ऊपर वाला ज़्यादा रहेगा तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा। वैसे ही वायु का जो अपवर्तनांक है वो 1.003 होता है, ठीक है, परंतु उसे सरलता के लिए क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लेते हैं। जैसे कि जी का मान 9.8 होता है लेकिन 10 लेके चलते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इतना सब चीज़ पढ़ने के बाद हमारा जो अपवर्तन का जो नियम है वो क्या हो जाएगा, 2 नियम हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जैसे कि परावर्तन का नियम था वैसे ही अपवर्तन का भी नियम है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये तो सेम उसी के जैसे होगा, सिर्फ यहाँ परावर्तित किरण की जगह में अपवर्तित किरण आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या किसको बोलते हैं, जो साइन थीटा आप लोग पढ़े हो ना वो ज्या होता है, ठीक है। तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब अपवर्तन कोण जो भी बनेगा उसका जो साइन है, ठीक है, आपतन कोण बनेगा उसका जो साइन है उसका जो अनुपात है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है, निश्चित रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम। तो पेपर में आता है। तो यदि I क्या है हमारा आपतन कोण हो गया और R अपवर्तन कोण हो गया तो स्नेल के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R हो जाएगा। यही चीज़ बोला है कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन R, ये क्या होता है, इनका अनुपात निश्चित होता है। इसको म्यू से दर्शाते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, या स्थिरांक।
तो इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। यही क्या है, हमारा स्नेल का नियम है। तो ये दोनों नियम आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं प्रिज्म द्वारा कैसे होता है। अभी तक हम लोग कांच वगैरह एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो प्रिज्म में क्या होता है, दो पृष्ठ होता है कांच का, ठीक है। अंदर में जाएगा तो एक पृष्ठ से टकराएगा, यहाँ से यहाँ गया मान लो कि, ठीक है, फिर मुड़ गया। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया था कि अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लो कि ये अभिलंब है, तो अगर ये हवा ऐसे गया तो इधर मुड़ गया, ऐसे, तो किधर मुड़ेगा उसको भी ध्यान रखना। तो एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, ठीक है। जो अधिक घना रहता है वो क्या है, सघन माध्यम। जो कम घना रहता है, ठीक है, जिसमें से प्रकाश होकर आसानी से गुजर सकती है, वो क्या है, विरल माध्यम है। तो कांच है, पानी है, ये सब क्या है, सघन माध्यम है। हवा क्या है, एक विरल माध्यम है, ठीक है। तो प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ऐसे ये सघन हो गया, मान लो कि कांच हो गया, और नीचे वाला हवा हो गया, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये अभिलंब से दूर दूर हट जाएगा, ठीक है। अभिलंब ये हो गया, इससे दूर हट जाएगा ऐसे। लेकिन अगर विरल से सघन में जाएगी, ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, तो अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोग। तो इसमें जैसे प्रकाश किरण प्रिज्म में क्या होता है, ऐसे प्रकाश जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हवा है, हवा से कांच में गया, कांच क्या है, हमारा सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर झुक गया। देखिए ये अभिलंब हो गया, इसकी ओर झुक गया थोड़ा सा ऐसे। फिर कांच से अंदर में ही गया, ऐसे झुका, फिर कांच से इधर चला गया, बाहर चला गया, तो दो बार हो गया इसमें परावर्तन, सॉरी अपवर्तन। तो क्या हो जाएगा, अब अभिलंब से दूर हट गया। देखिए ये अभिलंब हो गया, और ये क्या हो गया, इससे दूर हट गया है। जाना तो ऐसे चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो गया, दूर हट गया है, ठीक है। तो ये क्या है, विरल माध्यम, ये सघन माध्यम है। तो जिधर जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, उसको आगे बढ़ाएंगे, और इसका भी अगर इसको रेखा को पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उस पर एक कोण बनता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। तो इसको बस ध्यान में रखना, विचलन कोण क्या है। तो इसमें पूरा चीज़ लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तन अथवा विचलन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। लास्ट में ये दिया है ना, इसको नोट कर लेना आप लोग। प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप प्रकाश की दिशा में परिवर्तन अथवा विचलन हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, यही है, कुछ नहीं है। और अब देखते हैं वास्तविक एवं आभासी गहराई। तो वास्तविक एवं आभासी गहराई क्या है, तो वास्तविक गहराई क्या है, जो एक्चुअल में उसकी जो गहरा है, ठीक है, वो एक्चुअल में मतलब कि जहाँ पर स्थित है, कोई सिक्का मान लो कि है पानी में, लेकिन हमको थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है, तो एक्चुअल में जहाँ पर स्थित है वो क्या हो गया, उसका वास्तविक गहराई हो गया। लेकिन हमको दिखाई देता है, आभास होता है हमको, वो क्या है, उसका आभासी गहराई हो गया। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, यहाँ पे भी अपवर्तनांक फिर से आ गया। तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर अगर दिख रहा है तो उसका जो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई h और आभासी गहराई स्मॉल h, इसके अनुपात के बराबर होता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अपवर्तनांक का 3 सूत्र मिल गया हमको, ये हो गया वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, और वो अपवर्तनांक क्या हो गया, तो ये हमारा परम अपवर्तनांक है, ठीक है। जब तक कि उसमें सापेक्षिक नहीं बोलेगा तब तक कि आपको परम अपवर्तनांक ही समझना है इसको। तो ये है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। एक होता है उत्क्रमणिता का सिद्धांत। तो उत्क्रमणिता के सिद्धांत भी मैं आप लोग को सीधा बता देता हूँ। मान लो कि कोई प्रकाश किरण जो है वो हवा, एक माध्यम की हवा से पानी में गया, पानी से कांच में गया, कांच से फिर हवा में निकल गया, ठीक है। तो कैसे हुआ, हवा क्या है, पानी की अपेक्षा विरल है, तो विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर झुक गया, देख सकते हैं आप लोग। फिर पानी से कांच में गया तो फिर से अभिलंब की ओर झुक गया। अब कांच से फिर हवा में गया तो फिर अभिलंब से दूर हट गया। तो अगर हम लोग इसी क्रम में अगर प्रकाश को वापस प्रकाश की दिशा को मोड़ दें, ठीक है, जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा में वापस मोड़ दें, तो ये इसी मार्ग, जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग में फिर से वापस
लौटती है, उसी मार्ग से होते हुए लौट जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मतलब कि प्रकाश किरण जिस मार्ग से आती है, अगर उसके मार्ग को वापस बदल दिया जाए, ठीक है, मोड़ दिया जाए, तो उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस चली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। यहीं पे लिखा है, देखिए लास्ट में, कि प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में गमन के मार्ग में यदि किसी बिंदु पर उसकी दिशा पलट दी जाए तो उसके चलने के मार्ग में उत्क्रमणीय व्यवहार दिखाई देता है। उत्क्रमणीय व्यवहार मतलब कि जैसा वो शुरू में हुआ था, ठीक है, जैसा आया था वैसे ही वो वापस जाने के टाइम भी करता है। तो जिस रास्ते से आया था उस रास्ते में ही चलना स्टार्ट कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, ये क्रांतिक कोण, यहाँ पे हेडिंग नहीं डाल पाया, ये क्रांतिक कोण के बारे में। तो क्रांतिक कोण क्या है? अब मैंने आप लोग को अभी अभी बताया कि कोई माध्यम प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो मान लो कि प्रकाश किरण जो है वो सघन से विरल माध्यम में गई। सघन मान लो कि कांच है, कांच से हवा में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। मान लो कि ये कोण आई है और ये कोण आर है। ठीक है, अब मान लो कि सघन माध्यम में है, ठीक है, अब ये आने वाली प्रकाश किरण को थोड़ा सा आपतन कोण को हम लोग बढ़ा दिए, इधर आ गया तो ये फिर इधर से दूर हटेगा, ऐसे आएगा, फिर इधर आएगा तो फिर हट जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो जाने वाली जो प्रकाश किरण है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच का जो लाइन है उसी से होकर के गुजरने लग जाएगा। जैसे कि यहाँ है, अभिलंब से 90 अंश बनाते हुए। ठीक है, जब प्रकाश किरण अपवर्तित होगी, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बढ़ते बढ़ते किससे होकर के जाएगा? दोनों जो माध्यम है उनके बीच से होकर के या उनके बीच वाले लाइन से होकर के गुजरना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उस टाइम आपतन कोण का मान जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? अतः क्रांतिक कोण जो है वो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर होता है। ये 90 अंश हो जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, इसी पे चल रहा है मतलब। तो क्रांतिक कोण किसको बोलेंगे? कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्रांतिक कोण कहलाएगा। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? QC से दर्शाते हैं। ठीक है, इसको बढ़ाते जाएंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान क्या आ जाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों माध्यम के बीच से 90 अंश बनाते हुए क्या करेगी? गमन करेगी। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? क्रांतिक कोण कहते हैं। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है हमारा? कि सघन माध्यम जब हम लोग अभी बताया ना मैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इधर अभिलंब से दूर हटते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा? 90 अंश बनाते हुए इसी पे अपवर्तित होता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं, नीचे वाला को। अब जब आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं, ठीक है, क्रांतिक कोण से भी आगे ले जाते हैं और ऊपर करते जाते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रकाश किरण है वो अपवर्तित ना होकर के उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाती है? परावर्तित होने लगती है। ठीक है, अब यदि उक्त प्रकरण में मतलब अभी अभी जो बताया उसमें क्या है? सघन माध्यम में जो आपतन कोण का जो मान है वो, ठीक है, क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाए, मतलब कि ये जो क्रांतिक कोण रहा होगा आई बराबर IC या फिर θC जो भी रहा होगा, तो क्रांतिक कोण से भी अगर आगे बढ़ा दें हम लोग आपतन कोण का मान, ठीक है, तो अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है? 90 अंश से अधिक हो जाता है। 90 अंश से अधिक हो जाता है और वो पुनः उसी माध्यम में वापस गमन करने लगती है। जैसे कि ये चित्र में दिख रहा है आप लोग को, ऐसा जा है, जाना तो इधर चाहिए ऊपर, ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये पुनः इसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक है, तो इस स्थिति में अपवर्तन नहीं होता, परावर्तन होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तथा उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो प्रकाश उसी माध्यम में आंतरिक रूप से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है? प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, पहला। दूसरा, आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो। ये दो चीज़ होना चाहिए तो हमारा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा।
चलिए पूर्ण आवर्तिक परावर्तन के उदाहरण देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये है पानी से भरा एक बीकर है, ठीक है। तो पानी से भरे बीकर में एक खाली परख नली को अगर तिरछा रखेंगे, ठीक है, डुबा कर रख के देखेंगे तो उसका ऊपरी भाग क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। कैसे चमकता है कि उसमें कलई कर दी गई, जैसे दर्पण चमकता है ना वैसे ही, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो पानी से चलकर परख नली पर आपतित होती है। प्रकाश किरण यहाँ से पानी से ऐसे आया, पानी में गया, पानी के बाद ये इसमें टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, ये आपतित हुआ इधर। अब परख नली के अंदर तो हवा है, ठीक है। तो हवा है तो क्या हो गया, प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में चली गई, ठीक है। यहाँ से गई फिर अंदर में हवा में चली गई तो सघन से विरल चले गया। उसके बाद कुछ किरणें जो है वो ऐसी होती है जिनका आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। तो ये किरणें क्या हो जाती है, फिर से परावर्तित होकर पूर्ण परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण उसके बाद आँख में पहुँचती है, जिससे कारण वो परख नली का जो भाग वो चांदी के जैसे क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखता है। यदि परख नली में पानी भर दें तो चमक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यह घटना क्या बुलबुलों में देखने का प्रयास करें। तो ये जो बुलबुले भी आप लोग देखते हो, तो बुलबुला ऊपर जाता है तो क्या होता है, बुलबुलों में हवा रहता है, तो पानी से हवा सघन से विरल, विरल से सघन ऐसे चलता है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये सब चमकते रहता है। वैसे ही आप लोग बरसात बताऊँ, गर्मी के दिन में आप लोग रेगिस्तान या फिर सड़क में जाते हो तो दूर में पानी जैसे दिखाई देता है, तो वो भी क्या है, रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में मनुष्य को दूरी पर स्थित खजूर का वृक्ष उल्टा प्रतिबिंब दिखता है, या जिसे मनुष्य क्या समझता है कि उस पानी के पास उस वृक्ष के पास क्या है, जल है। लेकिन जब प्यासे लोग उसके पास जाते हैं तो वहाँ पे जल नहीं दिखता, वहाँ पे पेड़ ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मनुष्य की आँख का धोखा होता है, जिसे क्या कहते हैं, मृग तृष्णा या मरीचिका कहा जाता है, धोखा। तो ये कैसे होता है ये, तो वृक्ष से जो प्रकाश की किरण वो नीचे आती है, ठीक है। गर्मी के दिन में क्या होता है, नीचे का जो हवा है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म होकर के वो हल्की हो जाती है। तो हल्की होकर कोई भी चीज़ हल्की होता है तो वो ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठता है तो क्या हो जाता है, नीचे का जो भाग वो विरल हो जाता है, हवा निकल जाती है ना ऊपर। लेकिन ऊपर क्या आता है, ऊपर का जो हवा है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है, तो ऊपर क्या रहता है, सघन रहता है हवा, ठीक है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में ऐसे आती है तो अविलंब से दूर हटते जाती है। तो प्रकाश किरण ये देखिए आ रहा है, अलग अलग लेयर से होकर के जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक है, अविलंब से। और इस तरह से अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण हमें वो उल्टा दिखाई देता है। वो मतलब कि पानी में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है ऐसा लगता है हमको, लेकिन वैसा होता नहीं। वैसे ही आप लोग ये रोड में देख सकते हैं आप लोग, रोड में भी ऐसे दिखता है, ठीक है। तो इसमें भी यही कारण है। तो ये हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ सीखे हैं, ये पार्ट आपका ख़त्म होता है, ठीक है। तो मैं नोट्स आप लोग को डाल दूंगा, ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको आप लोग थोड़ा सा और बुक को अच्छे से पढ़ करके समझेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा तो मुझको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।